हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लिफ्टिंग लॉज। दिस इज़ पुनीत कपूर और हम कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट्स देख लिए, उसके बाद हमने क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स देख लिए। आज के जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है वॉइड एग्रीमेंट्स। आज हम देखेंगे कि कौन से ऐसे अग्रीमेंट्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बन पाते, शुरू में ही वो वॉइड रहते हैं। एग्रीमेंट्स ही वो वॉइड होते हैं, वॉइड एब इनिशियो। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 26 से 30 सेक्शन हम देखेंगे। 25 तो हमने देखा ही ना, विदाउट कंसिडरेशन इज ऑल्सो वॉइड। तो अब 26 से आज हम देखेंगे। तो देखो, वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं जो लॉ के द्वारा एनफोर्सिएबल नहीं होते, चाहे वहाँ पर पार्टीज एग्रीमेंट में वॉलेंट्री आए, उनका कंसेंट फ्री हो, सेक्शन 10 की चीज़ें उन्होंने चाहे क्रॉस कर ली हो, लेकिन कुछ अब ऐसे एलिमेंट्स हैं जो वो लॉ रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है। अब देखते हैं क्यों नहीं करता, क्या रीजनिंग है उसके पीछे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सेक्शन नंबर 26, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। तो अगर कोई एक एग्रीमेंट कर दे किसी के साथ कि आप शादी नहीं करेंगे, किसी को शादी करने से रिस्ट्रेंट लगा दें, रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, तो वो क्या होते हैं? वो होते हैं वॉइड। ठीक है, तो एनी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ अ पर्सन इज वॉइड। तो जो मैरिज के लिए अगर रिस्ट्रेंट लगाए तो वॉइड है, लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है। इसकी एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है माइनर्स। माइनर की शादी के ऊपर आप एग्रीमेंट कर सकते हो कि हम माइनर की शादी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि माइनर की शादी अगर हो जाए तो दैट इज ऑल्सो इलीगल। इलीगल, इमोरल, लॉ उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो इसीलिए कहा गया है कि आप माइनर की शादी के लिए एग्रीमेंट कर सकते हो कि जब तक ये 18 का नहीं होता तब तक इसकी शादी ना करें, दैट इज परफेक्टली वैलिड। लेकिन अगर उसके बाद आप कोई रिस्ट्रेंट लगाते हैं शादी पर, दैट इज वॉइड। अब एक और चीज जो यहाँ पर ध्यान रखने वाली है वो क्या है कि द रिस्ट्रेंट में बी एब्सल्यूट और पार्शियल। तो अगर रिस्ट्रेंट जो लगाया है वो एब्सल्यूट है कि कभी शादी नहीं करोगे, या फिर पार्शियल है कि 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, ठीक है, इतने साल तो तुम शादी ही नहीं करोगे आने वाले, तो वो भी दोनों के दोनों वॉइड होंगे। तो रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज में क्या याद रखना है? एक्सेप्शन माइनर है, और पार्शियल एज वेल एज एब्सोल्यूट, दोनों के दोनों आप जो है रिस्ट्रेंट नहीं लगा सकते। दोनों के केस में ही वो जो एग्रीमेंट होगा वो वॉइड हो जाएगा, वो कभी कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बन पाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो। ए टेल्स बी आई पे यू 5 लाख इफ यू डू नॉट मैरी फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। तो ए ने बी को कहा, ए ने बी को बोला कि आई पे यू 5 लाख रुपीज अगर तुम 5 ईयर्स तक मैरिज नहीं करोगे। तो यहां पर जो ये हमारा एग्रीमेंट है, दिस इज वॉइड अंडर सेक्शन नंबर 26 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नाउ नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 27, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। तो जो ट्रेड से रिलेटेड अगर आप कोई एग्रीमेंट कर रहे हो जिसमें आपने रिस्ट्रेंट लगा दिया है ट्रेड करने पर, दे वुड ऑल्सो बी वॉइड। तो वो भी वॉइड हो जाएंगे। तो एवरी एग्रीमेंट दैट रिस्ट्रेंट एनी वन फ्रॉम एक्सरसाइजिंग लॉफुल, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड लॉफुल प्रोफेशन, लॉफुल काम कर रहे हो, अगर लॉफुल ट्रेड पर, अनलॉफुल या इलीगल कर रहे हो उसमें तो लग सकता है ना बैन। तो लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड, बिजनेस इज वॉइड वेदर द रिस्ट्रेंट इज टोटल और पार्शियल। इसमें भी टोटल है या पार्शियल है, आप किसी की ट्रेड पर नहीं लगा सकते, कोई भी बैन आप किसी की ट्रेड पर नहीं लगा सकते। रैशनल क्या है? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी तो दिया है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड इज एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, हेंस द लॉ डिस्करेजेस रिस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस एक्टिविटीज। एक्सेप्शन सेक्शन 27 की भी हैं आप कुछ। तो क्या क्या एक्सेप्शन है? पहली, सेल ऑफ गुडविल। अ सेलर ऑफ गुडविल में एग्री विद द बायर डू नॉट कैरी ऑन सिमिलर बिजनेस विद इन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स। तो अगर कोई अपनी गुडविल सेल कर रहा है तो वो लगा सकता है कि इस लोकल लिमिट में आप भी सिमिलर तरह का काम नहीं करेंगे। तो वैलिड इफ द लिमिटेशन इज रीजनेबल। अब देखो इसमें क्या है, जैसे मान लो एक पर्सन है ए, और वो चलाता है अपनी एक कोचिंग अकेडमी, और उसकी कोचिंग अकेडमी का नाम बहुत फेमस है। ठीक है, अब क्या कर रहा है वो? अपनी कोचिंग अकेडमी की गुडविल, मतलब अपनी कोचिंग अकेडमी बेच रहा है किसी को। मान लो उसकी कोचिंग अकेडमी का नाम था ABC, ABC कोचिंग। ठीक है, अब वो बेच रहा है ABC कोचिंग बी पर्सन को। तो बी पर्सन उस पर रिस्ट्रेंट लगा सकता है कि आपने कोचिंग तो मेरे को बेच दी, लेकिन अब आप सिमिलर बिजनेस उस जगह पर नहीं करोगे जहां पर ये कोचिंग है। क्यों? क्योंकि जब आपने गुडविल बेच दी, अगर आप दोबारा से वहीं कुछ और करने लग जाओगे तो नेचुरल सी बात है वो अफेक्ट होगा, लोग पहले वाले के पास ज्यादा आएंगे। तो यहां पर रीजनेबल लिमिटेशन लगा सकते हैं। सेकेंड, एक्सेप्शन क्रिएटेड बाय जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। कुछ जो है जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट से अगर एक्सेप्शंस आ जाएं, ये एक्ट में दिया गया नहीं है, लेकिन अगर हम देखें तो जनरली कुछ केसेस वगैरह में लग जाती है कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस किसी कंपनीज पर।
अब इसका एक केस लो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत, इसमें तो नहीं पूछा जाता लेकिन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में ये वाला केस बहुत बार पूछा जाता है। गुजरात बॉटलिंग कंपनी लिमिटेड वर्सेस कोका कोला 1995 सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हेल्ड किया था कि एवरी एग्रीमेंट प्रिवेंटिंग द फ्रेंचाइजी फ्रॉम डीलिंग इन competing beverages was not restraint of trade because it promote proper distribution। तो जहां पर अगर एक फ्रेंचाइजी ने केस कर दिया कि वो हमारी तरह के सिमिलर चीजें बेच रहे हैं, तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये नहीं है आपकी, रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा ट्रेड, ये तो ट्रेड को रिस्ट्रेंट करने की बजाय प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा रहा है, हेल्दी कंपटीशन बढ़ा रहा है, तो नॉट वॉइड अंडर सेक्शन 27। तो यहां से याद रखना है बस क्या, 27 में बोला है ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, एक्सेप्शन उसकी बस याद रखनी है गुडविल, गुडविल की सेल, ठीक है। और जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट में से जनरली क्या एक्सेप्शन हो जाती है, लाइक रिस्ट्रेन ऑन एम्प्लॉयज या फिर सोल डीलिंग एग्रीमेंट, अगर कहीं किसी के साथ सोल डीलिंग एग्रीमेंट है कि आपके साथ ही डील करेंगे तो लगा सकते हैं कि किसी और के साथ नहीं करना है। और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, सेक्शन नंबर 28, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। अब देखो इसमें क्या बोला, रिस्ट्रेंट लगा रहे हैं लीगल प्रोसीडिंग के ऊपर, कि आप लीगल प्रोसीडिंग मतलब क्या हुआ, या तो आप केस इंस्टीट्यूट ही नहीं करेंगे, इसका मतलब हम किसी को किसी का राइट ही यूज नहीं करने दे रहे। सेकेंडली, अगर कहीं लिमिटेशन पीरियड दिया गया है तो उस लिमिटेशन पीरियड को नैरो डाउन कर रहे हैं, नैरो डाउन। लिमिटेशन एक्ट में आप अगर हम करेंगे आगे तो उसमें देखेंगे कि लिमिटेशन पीरियड प्रिस्क्राइब्ड है हर चीज में केस फाइल करने का, उस लिमिटेशन को अगर हम नैरो डाउन कर रहे हैं तो ये वाले एग्रीमेंट्स भी क्या हो जाएंगे, वॉइड। तो एवरी एग्रीमेंट दैट रिस्ट्रेंट अ पार्टी फ्रॉम एनफोर्सिंग अ लीगल राइट, मतलब केस करना, फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग लीगल प्रोसीडिंग विद द यूजुअल टाइम लिमिट, मतलब लिमिटेशन को हम कम कर रहे हैं, तो वो क्या होंगे, वॉइड, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है और इसकी एक्सेप्शंस भी देख लेते हैं। पार्शियल रिस्ट्रेंट सच एज चूजिंग अ पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन अमंग कॉम्पिटेंट कोर्ट्स, ये अलाउड है, ठीक है। तो आर्बिट्रेरी जो आर्बिट्रेशन होती है उस एग्रीमेंट्स पे आप लिख सकते हैं कि हमारी जुरिस्डिक्शन यहाँ पे आएगी, अगर कल को कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो ये अलाउड है कि आप जुरिस्डिक्शन डिसाइड कर सकते हैं। इसका केस क्या है जी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस सुजीर गणेश नायक 1997 सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें क्या बोला गया, a clause in insurance contract barred claim after 12 month of loss, the Supreme Court ने क्या हेल्ड किया, the clause extinguished the right itself invalid under section 28। तो उसमें 12 मंथ के बाद का क्लॉज लगा दिया कि उसके बाद आप 12 मंथ के बाद आप रिलीफ नहीं मांग सकते। तो कोर्ट ने कहा कि आपने तो राइट ही रोक दिया इंसान का, तो दिस इज इनवैलिड अंडर सेक्शन नंबर 28। अब चलते हैं इस केस के बाद क्या हुआ, पार्लियामेंट ने अमेंड कर दिया सेक्शन 28, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज में बहुत ह्यू एंड क्राई मचा, तो सेक्शन 28 को अमेंड कर दिया और इंट्रोड्यूस कर दिया एक्सेप्शन, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अब प्रिस्क्राइब कर सकते हैं डेडलाइंस, तो वो डेडलाइंस ला सकते हैं अपनी गारंटीज को प्रिस्क्राइब करने के लिए, मतलब ये अपना स्पेसिफिक लिमिटेशन पीरियड अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख सकते हैं कि अगर आपके साथ कुछ हुआ है तो इतने ही टाइम पीरियड में आप जाएंगे, ठीक है। तो इस केस के बाद ये अमेंडमेंट आई थी। उसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 29, एग्रीमेंट वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी। अब अनसर्टेनिटी क्या हुआ, अनसर्टेनिटी मतलब हमें पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, हमने पीछे भी पढ़ा था शायद वॉइड जब हम पढ़ रहे थे कि अगर अनसर्टेन हो तो, क्योंकि जो ऑफर और एक्सेप्टेंस है उसमें हमने पढ़ा था सर्टेन थिंग्स होनी चाहिए, स्पेसिफिक थिंग्स होनी चाहिए, अगर अनसर्टेन है तो वॉइड हो जाता है। तो कैसे होता है देखो, अगर वो एग्रीमेंट वेग हो, एम्बिगुअस हो, नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग मेड हो, तो वो क्या हो जाता है, वॉइड। तो अनसर्टेन हो मतलब, एग्जाम्पल मैंने आपको तब भी दिया था कि ए है, उसके पास बहुत सारे कलर के बहुत सारे हॉर्सेज है, ठीक है। तो उसने बी को बोला आई वॉन्ट टू सेल यू आई वॉन्ट टू सेल यू हॉर्स फॉर 50 रुपीज़। तो उसने बी को बोला मैं तुम्हें घोड़ा बेचना चाहता हूँ 50 रुपये में, लेकिन पता ही नहीं कौन सा घोड़ा। तो अगर बी एक्सेप्ट भी कर लेगा तो यहाँ पर कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, क्योंकि अनसर्टेन है कौन सा घोड़ा, उसके पास तो इतने सारे हैं। प्रिंसिपल कि क्या है, कोर्ट एनफोर्स करता है कॉन्ट्रैक्ट्स जब उनका मीनिंग क्लियर हो, मतलब एम्बिगुअस ना हो, अनएम्बिगुअस हो, वेग ना हो। टर्म्स कैन बी मेड सर्टेन जब वो सर्टेन हो, क्योंकि अगर कोर्ट को समझ नहीं आ रहा, पार्टीज को समझ नहीं आ रहा, तो कभी डेफिनेट जजमेंट तो आ ही नहीं सकती। तो ए प्रोमिसेस टू सेल बी, एग्जांपल देख लो, हीप ऑफ व्हीट, हीप ऑफ व्हीट। अब हीप से क्या समझे, अब कितने हो सकता है, हीप छोटी सी हीप भी हो सकती है, बड़ी हीप भी हो सकती है, कितना ढेर लगा के रख सकता है इंसान को तो पता ही नहीं है। तो विदाउट स्पेसिफाइंग द क्वांटिटी, तो जो एग्रीमेंट है वो वॉइड हो जाएगा अनसर्टिनिटी के लिए। लेकिन सिमिलरली अगर उसने बोला होता कि मैं आपको 100 बैग्स ऑफ व्हीट बेचना चाहता हूँ, मार्केट रेट जो दिल्ली में चल रहा है उसके हिसाब से, तो यहाँ तो सर्टेन था सब कुछ, तो वो वैलिड हो जाता। तो ये थे इसके एग्जाम्पल्स। अब चलते हैं लास्ट सेक्शन पे, एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर। अब देखो इसमें समझना जरूरी है कि वेजर क्या होता है। तो देखो जो वेजर है ना, इट इज अ प्रॉमिस
वेजर क्या होता है? क्या आप प्रॉमिस कर रहे हो किसी को, प्रॉमिस टू गिव मनी वर्थ अपॉन, प्रॉमिस टू गिव मनी वर्थ अपॉन डिटर्मिनेशन ऑफ अनसर्टेन इवेंट, किसी अनसर्टेन इवेंट का। अब इसमें क्या है, सेंट्रल आइडिया है मनी, मतलब वेजरिंग एग्रीमेंट किस चीज के लिए हो रहे हैं? मनी के लिए। एक पार्टी को प्रॉफिट होगा, दूसरी पार्टी को लॉस होगा। सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, दो इंसानों के बीच, जैसे मैं और एक कोई और पर्सन है, मैंने बोला कि अगर भाई आज बारिश हुई तो मैं तेरे को 100 रुपीज दूंगा, बारिश नहीं हुई तो तू मेरे को 100 रुपीज देगा। ठीक है, इसमें जो सब्जेक्ट मैटर है वो मनी के ऊपर रिवॉल्व कर रहा है, बारिश से हमें कोई लेना देना नहीं, हम देख रहे हैं एक दूसरे का प्रॉफिट लॉस कैसे हो। सेंटर आइडिया जो है वो इसमें मनी है। आगे क्योंकि हम देखेंगे जो कंडीशनल होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें कंडीशन प्रेसिडेंट होती है, तो उसमें भी आप बोलोगे क्या फर्क है, उसमें जो सेंट्रल आइडिया होता है वो होता है कंडीशन, उसके बाद डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं। इसमें सेंट्रल आइडिया मनी है, उसमें मनी जो होता है वो कोलेट्रल होता है, प्रॉफिट जो है उसमें कोलेट्रल होता है, इसमें मेन थिंग है, इसीलिए दे आर वेजरिंग। इसको आप अगर याद रखना हो, अगर आपने जनरली, तो आप रख सकते हो सट्टा लगाना, बैटिंग करना। तो एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर आर वॉइड, तो ये कैसे होते हैं वॉइड? मीनिंग क्या है वेजर का? वही, वेजरिंग एग्रीमेंट इज वन वे टू पार्टीज होल्ड ऑपोजिट व्यूज, आज बारिश होगी आज नहीं होगी, और अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, जो पता ही नहीं है होना है कि नहीं होना है। ओनली वन ऑफ देम विल विन, एक जीतेगा एक हारेगा। नीदर हैज कंट्रोल ऑन इवेंट, इवेंट पे किसी का कंट्रोल ही नहीं है। ठीक है, तो तब होता है वेजरिंग एग्रीमेंट। केस क्या है, अब्राहम पारेख वर्सेस महादेव दास। सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया था वेजर एज अ प्रॉमिस टू गिव मनी अपॉन डिटर्मिनेशन ऑफ अनसर्टेन इवेंट। तो बस इसमें सेंट्रल आइडिया याद रखना है मनी, जहां सेंट्रल आइडिया मनी है दे आर वेजरिंग एग्रीमेंट्स। तो कैसे होते हैं ये? दे आर वॉइड, देयरफॉर ट्रांजैक्शन कोलेटरल टू वेजर आर एनफोर्सेबल। अब इसमें एक चीज याद रखनी है आपने, क्या? इसकी भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? हॉर्स रेसिंग कंपटीशन अबव 500 रुपीज का जिसमें प्राइस रखा गया हो, दे आर नॉट वॉइड। तो वेजरिंग की भी एक एक्सेप्शन याद रखनी है, हॉर्स रेसिंग। ठीक है, तो ये थे हमारे सेक्शन नंबर 30 तक जो आज हमने किया। तो देखो हमने क्या क्या देखा वॉइड, उसमें वॉइड अग्रीमेंट्स 25 हमने पहले ही देख लिया था। कंसिडरेशन के बिना हो, अगर कंसिडरेशन ना हो तो अग्रीमेंट वॉइड हो जाते हैं। 26, किसी को आप शादी करने से रोक रहे हो, रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। 27, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, फिर आपने ट्रेड करने से रोक लिया। 28, रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, लीगल प्रोसीडिंग करने से रोक लिया। 29, अनसर्टेनिटी की वजह से वॉइड हो जाते हैं। और 30, वेजर की वजह से। तो ये थे हमारे जो हो जाते हैं सब एग्रीमेंट्स वॉइड। तो वॉइड एग्रीमेंट्स आज हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जो कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।